नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या करे सपने जला दे, जिस्म को शमशान बना ले। क्या करे सपने जला दे, अंधे बहरे गूंगे हो जाएं, जागे नहीं सोते रह जाएं। चलती फिरती लाश बने और सत्ता से तन को नुचवा ले। क्या करे सपने जला दे। इतनी शानदार पंक्तियों को लिखने वाले और कदम संस्था के संस्थापक आज हमारे बीच मौजूद हैं, योगेश घनौरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी हमारे स्टूडियो में जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप कदम संस्था के संस्थापक भी हैं, साथ ही बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के आप साहित्यकार भी हैं, लिखते हैं काफ़ी अच्छा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लेखन कार्य से कब से जुड़े हैं आप? हाँ, लेखन कार्य से तो बचपन से ही जुड़ गया था, किताबें पढ़ता रहता था जी। तो थोड़ा बहुत कुछ लिखता रहता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लिखना शुरू किया बचपन के बाद अभी। जी जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी संस्था है, जिसके आप संस्थापक है, कदम संस्था, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य तो दरअसल में है समग्र उत्तरदायित्व बोध जी। कदम संस्था की मूल सोच है समग्र उत्तरदायित्व बोध जी। यानी सबके प्रति उत्तरदायी होना। अच्छा। इस सोच के साथ हमने कदम संस्था की स्थापना करी है और कुछ उद्देश्यों को लेकर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि संस्था में आपके काफ़ी अभियान चलते रहते हैं, तो उन अभियानों के बारे में कुछ बताइए और उनसे जुड़े हुए संस्मरण भी अगर आप चाहें हमें बताना तो। 20 जनवरी 1995 को कदम संस्था की स्थापना की गई थी ना, और उसका जो मैंने आपको बताया मूल सोच समग्र उत्तरदायित्व बोध था जी। तो हमने सबसे पहले ऐसी बस्तियों में जाना शुरू किया जहाँ पर कि गंदगी काफ़ी रहती है, अभावग्रस्त लोग रहते हैं। जी जी। रहते थे, तो वहाँ हमने सफाई अभियान शुरू किया था। तो हमारी संस्था के सदस्य जाते थे और बिल्कुल सफाई ऐसा करते थे जैसे सफाई कर्मी करते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरह से करते थे। एक संस्मरण मुझे बहुत अच्छे से याद आता है और उसकी वजह से हमें इस समाज को समझने का मौका मिलता है। दरअसल में जी। जब हम लोग सफाई अभियान के लिए जाते थे तो हम लोग जो जलाने वाला कचरा उसको अलग कर लेते थे और जो नहीं जलाने वाला कचरा उसको अलग करते थे। तो जो जलाने वाला कचरा था, एक बार हमने उसे जब अलग किया और उसके बाद हमने, अब चूँकि हम लोग सब स्टूडेंट थे, लड़के लड़कियां थे, लेकिन कोई सिगरेट वगैरह कोई नहीं पीता था, तो हमारे पास जलाने के लिए कोई चीज़ रही नहीं, माचिस वगैरह है जी जो जी जी जी। तो सारे लोग हमें, उस मोहल्ले के लोग देखा करते थे कि हम लोग रोज़ सुबह आते हैं 6 बजे से 8 बजे तक और सफाई अभियान करते हैं। तो सारे लोग खड़े हुए देखा करते थे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही गया और एक परिवार, एक घर के सामने महिला खड़ी थी, तो मैंने उससे बोला कि आपके पास माचिस है क्या? तो उन्होंने कहा काय के लिए? तो मैंने कहा वो जो कचरा है उसको हमको जलाना है जी। तो थोड़ी देर तो वो संकोच में रही, मुझे लगा कि पता नहीं ये देती भी है कि नहीं देती। बहरहाल उसने मुझे जब अंदर चली गई और उसके बाद आई और माचिस मुझे ला के दी, तो उसने मुझे ऐसे करके माचिस दी थी, उसका हाथ ऊपर था, माचिस देते आके उसे लगा, और स्वाभाविक है हम सफाई कर रहे थे, सफाई कर्मी होना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो ऐसे करके उसने मुझे माचिस दी थी, तो मेरा हाथ भी अचानक ऐसे हो गया था, यानी मेरा ये अनकॉन्शियसली मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे हाथ ऐसे क्यों, मैंने ऐसे क्यों नहीं ले ली, है ना, तो मेरा हाथ भी ऐसा हो गया था और वो माचिस उसने ऊपर से मेरे हाथ में छोड़ दी थी, यानी उसने मुझे, ताकि मैं उससे वो छू ना जाए, वो मुझे इस तरह का आशय था। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो तरीका है और लोग इसी तरह से तो जीते हैं। तो मैं उस कचरे के पास पहुंचा, कचरे के ढेर के पास पहुंचा, उस माचिस को मैंने खोला तो उसमें एक तीली थी और उसका आशय ये था कि ये माचिस वापस ना की जाए। ये हमारे समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये तो हमने जो सफाई अभियान से, तो जब आप काम करेंगे और पूरी गंभीरता के साथ करेंगे और उसके मकसद को समझेंगे, तब आपको दरअसल में ये सब बातें समझ में आएंगी। यानी सफाई अभियान को दरअसल में इसी तरह से समझना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो और अभियानों के बारे में कुछ बताइए। तो सफाई अभियान तो ये हुआ, उसके बाद सफाई करते करते हमने देखा था एक लांजी में शराब की दुकान थी जी जी, और हम चूँकि सुबह 5 से 8 जाते थे, तो सफाई हमारा जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं रांझी में, वहाँ आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी फैक्ट्री का एरिया है और सुबह सुबह लोग वहाँ फैक्ट्री जाते हैं, मतलब सर्विस में जाते हैं। मैंने देखा कि कई लोग उस रांझी की कला, मतलब डिब्बा लेके आते हैं, घर से लंच बॉक्स लेके आते हैं और सुबह 5 बजे से उस फैक्ट्री जाने की बजाय वो वहाँ पे शराब की दुकान में जाके बैठ जाया करते हैं, जबकि शायद कानूनन शराब की दुकान को सुबह नहीं खोलना चाहिए था। मुझे ऐसा मालूम है जहाँ तक। वो शराब की दुकान में जाके बैठते थे और दिन भर शराब पीते थे पूरी। वो कलारी मुझे लगता है कि सारी रात भी खुली रहती थी।
तो शराब से होने वाली विसंगतियाँ या शराब के से होने वाले नुकसान के प्रति हम लोग जागरूक तो थे, जी। लेकिन उस कलारी को देख के फिर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, खटिया उपवास। जी। और उस कलारी को हटाने के लिए हमने खटिया उपवास किया था, उसके बाद चिता उपवास किया था। और खटिया उपवास में हमारे यहाँ महिलाएं जो थी पूरी रात, शाम को 6 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक कलारी के मुहाने पर खटिया बिछाकर अकेले रात में 10 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे तक अकेले रात काटती थी ओह, पूरी। और तो उनको ग्रुप में होती होंगी महिला? नहीं, अकेली ओह, एक महिला ओके। उस खटिया बनाई हुई थी, खटिया थी पूरी, और खटिया पे बैठ के उपवास करती थी, निर्जल उपवास करती थी। ओह, और कई मौकों पे तो ऐसा हुआ कि अंदर जो शराबी जाते थे, आप उनको समझ सकती हैं वो किस तरह के बिल्कुल। एक शराबी जाते थे। और मुझे तो ये ऐसा भी लगता था कि कुछ लोगों को स्पेसिफिक भेजा जाता था कि आप जाके वहाँ शराब पियो और इस तरह की बातें करो कि इस महिला को समझ में आ जाए। हाँ, वो और खुद ही महिला चली जाए। हाँ, जी। वो उठ के चली जाए। जी। एक महिला के खिलाफ जितना कुछ कहा जा सकता था वो लोग वहाँ पर कहते थे, और वो महिला वहाँ पर बैठी रहती थी। ये उसकी ताकत थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खटिया उपवास में हमें मतलब शराब की दुकान हटाना एक अलग बात थी। उस समय हमने ये भी सीखा कि एक महिला कितनी ताकतवर होती है, सहन शक्ति उसके अंदर कितनी थी, क्योंकि जिस तरह की बातें वो किया करते थे अंदर, शराबी किया करते थे, सामान्य तौर पे कोई महिला वहाँ पर बहुत देर तक तो नहीं रुक सकती थी, बिल्कुल। लेकिन वो महिला पूरी रात उपवास करती। जी। खटिया उपवास के बाद हमारा चिता उपवास हुआ। ओके। चिता उपवास तो और भी बड़ी बात थी, और उसमें न्यूली मैरिड कपल अपने घर ना जाकर, मतलब शादी विवाह के मंडप से उठ के पति पत्नी दोनों अपने घर नहीं गए, और घर ना जाके वो कलारी के सामने गए और उन्होंने वहाँ हमने एक चिता बनाई थी और उस पर जाके बैठे। यानी ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक युवा शादी करता है, एक लड़की शादी करती है, और उसके बाद उनके सपने होते हैं, वो अपने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ ना जाके शराब के खिलाफ आंदोलन करने के लिए वो लोग वहाँ पर चिता पे बैठ गए, और उनका नारा था कि या तो कलारी हटाओ या हमारी चिता को जलाओ। इस तरह से तो एक बड़ा आंदोलन था वो जी, जिसमें हम लोगों ने अंततः सफलता पाई, और एक अहिंसक आंदोलन था। हाँ, बिल्कुल अहिंसक। तो ये कलारी आंदोलन कब किया था आपने? ये हमने 1999 में किया था। 1995 में संस्था की स्थापना की थी जी। और 1999 में ये कलारी हटाई थी। जी। एक पौधा विश्व में शक्ति ला सकता है, यह विचार कैसे आया? शांति ला सकता है? दरअसल में ये हमारा जन्मोत्सव पर पौधारोपण अभियान से जुड़ा हुआ मामला, प्लांट फॉर पीस हमारा जो विषय है उसमें है। और ये पौधारोपण की शुरुआत जो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा वो इस तरह से हुई थी। आप लोग अभी भी कुछ व्हाट्सएप में ऐसा आता मुझे पता चला है जी। बहुत पहले, यानी 40 साल 50 साल पहले भी, 40 साल पहले समझ लीजिए कि लोग पोस्ट कार्ड भेजा करते थे कि आप पोस्ट कार्ड में लिखा रहता था कि कोई देवी है और इस तरह का है और इस तरह के आप 10 पोस्ट कार्ड भेज दीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और यदि आपने नहीं भेजे तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगा कि जब इस तरह की बेवकूफ़ियाँ चल सकती हैं तो एक अच्छा काम भी अपन करें। तो फिर मैंने उसमें लिखना शुरू कर दिया कि आप अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाइए और इस आशय के 5 पोस्ट कार्ड अपने परिचितों को लिख भेजिएगा। तो ऐसा मैंने करा जी। मगर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं लोगों को इस तरह लिखता हूँ, लेकिन मैंने अपने जन्मदिन पे तो पौधा लगाया नहीं। तो और मेरा जन्मदिन 17 मई को बहुत गर्म रहता, 17 मई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने जन्मदिन पर पौधा लगाऊंगा और उसको देखूंगा कि वो पौधा किस तरह से सरवाइव करता है। उस पौधे को मैंने लगाया, देखा। ऐसे मैंने 2 या 3 बार 17 मई को पहले पौधे लगाए। फिर मैंने देखा कि नहीं, जन्मदिन पे पौधा। अब मैंने सोचा कि जन्मदिन पे पौधा लगाना किसी थॉट के साथ लगाना चाहिए जी। पूरी दुनिया में मेरे द्वारा लगाया पौधा शांति लाएगा। एक पौधा विश्व में, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि वैचारिक स्तर पे क्रांति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक विचार है, उसको अगर आप स्प्रेड करते हैं, लगातार लोगों से बात करते हैं, तो लोग उस तरह से काम करने में यकीन करने लगते हैं। तो वो विचार मेरे मन में पनपा था कि मैंने अपना जन्मदिन पौधा लगा कर मनाया है और ये पौधा विश्व में शांति लाएगा। जब ये बात मैं आज स्टूडियो में बैठकर बोल रहा हूँ और हमारे सभी दर्शक सुन रहे हैं, तो ये दर्शक बात करेंगे, चाहे फेवर में करें या उसके खिलाफ करें, लेकिन ये बात करेंगे कि एक पौधा शांति कैसे ला सकता है।
और वास्तव में अगर आप एक विचार के साथ काम करना शुरू करते हैं और लगातार काम करते रहते जी। हैं, समाज के अंदर जाके काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप जैसे चैनल के माध्यम से हम लोग दूसरों तक पहुंचते हैं, बिल्कुल। ये विचार जो है वो एक दिन जरूर शांति लाएगा। ऐसा सोच के हमने प्लांट फॉर पीस जो अपना अभियान शुरू किया कि एक पौधा विश्व में शांति लाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल, और आपने शुरुआत खुद से की, ये और अच्छी बात है, क्योंकि लोग ज्ञान देने के लिए तो बहुत दे देते हैं लेकिन अपने आप के लिए नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है। आपने जितने भी अभियान ये चलाए हैं, अभी जो चल रहे हैं, इनके पीछे प्रेरणा क्या थी? मतलब आपने और क्या सोचा इनको करते हुए, इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे सभी जो भी अभियान चलाया गया उसके मूल में सोच समग्र उत्तरदायित्व होती रहा है कि सबके प्रति आपको उत्तरदायी होना है। जी। और तभी मतलब आप समग्रता से नहीं सोचेंगे, अगर सीमित होकर सोचेंगे तो चीज़ें वो शक्ल नहीं लेंगी और हमेशा और अधिक सुधार की गुंजाइश रखेंगे। बिल्कुल। तो इसके पीछे समग्र होना हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि और इसमें हमने बड़ा स्पष्ट, और जब तक आप समग्र नहीं होंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं होते, और जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता जी। वो व्यक्ति कभी भी दुनिया में ऐसे बदलाव नहीं ला सकता जो कि सबके लिए हों। तो ये हमारा मूल उद्देश्य था। तो इसी तरह से हमने पौधारोपण के साथ साथ जब बीजारोपण अभियान शुरू किया हमारा, जो हम बच्चों को देते हैं बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में 1 लाख बीज बच्चों को रख कर देते हैं, ये हर साल देते हैं। अच्छा। हमने 2010 से इसको शुरू किया है। जी, तो स्कूलों में जाकर, और सभी स्कूलों में जाते हैं, लगभग 500 स्कूलों में जाते हैं। ये अभी हमने 6th से 12th तक के बच्चों को देते हैं, 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में बीज, और बच्चे बीज घर ले जाते हैं, अंकुरित करते हैं उनको, और अंकुरित करते हैं और उसके बाद उनकी केयर करते हैं। अभी आप मैं आपको एक संस्मरण इसका जरूर सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, और ये बच्चे मन से आके हमको बताते हैं, ये संस्मरण 1 लाख बच्चों के संस्मरण कैसे होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे साथ हुआ। एक बच्चे का पौधा, क्लास में सब बच्चे बताते हैं आपस में कि मेरा पौधा आ गया, मेरा पौधा आ गया, बीज लगाने के कुछ दिनों बाद। तो वो बच्चे का पौधा नहीं आया जी। तो वो घर आया, उसने देखा, फिर से देखा कि यार मेरा पौधा आया कि नहीं आया, उसका पौधा नहीं आया हुआ था। तो उसने सोचा चलो 2-3 दिन बाद आ जाएगा। 3-4 दिन बाद फिर क्लास के अंदर 2-4 बच्चों ने बोला आज मेरा पौधा आ गया, मेरा पौधा आ गया, इसका पौधा नहीं आया हुआ था। तो ये निराश हो गया। 1-2 दिन बाद फिर ये गया था, जब स्कूल गया तो 1-2 दिन में फिर किसी बच्चों ने बोला मेरा पौधा आ गया, मेरा पौधा आ गया। तो एक बाल सुलभ गुस्सा जो आता है, बाल बच्चों का जो गुस्सा आता है, ये इसके दिमाग में बैठ गया कि कमक मैंने एक पौधा लगाया और सबके पौधे आ गए और मेरा पौधा नहीं आया। तो वो गुस्से में घर आया। घर में उसने अपने पौधे का जो मतलब जिस बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में जिसने बीज लगाया था उसको एक बार फिर से देखा कि कहीं आ तो नहीं गया, और जब देखा कि नहीं आया है तो उसने उस पूरे के पूरे बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स में जिसमें खाद भी था, बीज भी था, उठा के हमारे जबलपुर शहर में, अपने जबलपुर शहर में जहाँ कचरा फेंकते हैं उसको घूरा बोलते हैं, तो उसमें ले जाके उसने घूरे पे उसको फेंक दिया और निश्चिंत हो गया। गुस्सा निकल गया उसका, नॉर्मल हो गया, और उसके बाद वो स्कूल जाने लगा। 4 या 5 दिन बाद एक बच्चे ने जोर से बोला स्कूल में आते से कि आज मेरा पौधा आ गया। इस बच्चे ने उससे जाके पूछा, ये यानी इस तरह की बीजारोपण बहुत बड़ी क्रांति है, इसको आप समझिएगा। तो इस बच्चे ने जाके उससे पूछा, बोले तूने बीज कब लगाया था? तो उसने कहा जिस दिन मुझे बीज मिला था उसी दिन लगाया था। इसने भी बोला जिस दिन मुझे बीज मिला था मैंने भी इस दिन लगाया था, और इसका इतने देर से आया है पौधा। वो घर लौटते समय घर नहीं गया, घर के अंदर नहीं गया, कूड़े के ढेर पे गया और दूर से देखा तो उसका बायोडिग्रेडेबल पैकेट ऐसा पड़ा हुआ, तिरछा था जी। वो धीरे धीरे, बड़े अजीब किस्म से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, और वो धीरे धीरे जाकर अपने उस बैग, पॉली बायोडिग्रेडेबल बैग के पास पहुंचा और उसने उस बायोडिग्रेडेबल पैकेट को ऐसा किया जी, तो उसके अंदर 2 आ गया पौधा। उसका पौधा आ गया था जी। वो उस घूरे पे बैठा रहा। उसने बताया कि उसने उस पूरे पौधे बायोडिग्रेडेबल पैकेट को ऐसे छाती से लगाया और वो बहुत देर तक रोया। दुनिया के किसी भी शब्द में इतनी ताकत नहीं है कि किसी बच्चे को घूरे के ढेर पे बिठाल कर रुला सके। सही बात है। बीजारोपण अभियान एक बहुत बड़ी क्रांति, इससे जुड़े बहुत सारे उदाहरण। ठीक, तो माँ ने मुझे एक फोन किया कि बोले सर आप कदम संस्था से बोल रहे हैं? मैंने कहा कदम संस्था से बोल रहा हूँ जी। तो बोले वो मेरी बेटी स्कूल गई है और उसने बीज लगाया था और उसका बीज पौधा 1 बीता का हो गया है और उसके पौधे को बकरी खा गई है।
मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप 2 बजे तक मुझे एक पौधा एक बीते का ला दीजिए, नहीं तो वो अगर स्कूल से घर आ गई तो वो मुझे खा जाएगी। जी। ये सब मतलब बच्चों में इस तरह से बीजारोपण से एक बड़ी क्रांति आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये जो पौधे लगाते हैं तो इसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और शायद हम लोग 28 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से तो पौधारोपण है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक पत्रकार का ये अनिवार्य प्रश्न होता है जिसको हम लोग फेस करते जी, हैं, बिल्कुल। और जरूरी भी है, पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर पौधे लग रहे हैं तो सुरक्षित तो होने चाहिए। बिल्कुल। क्या उनकी हुआ, कई संस्थाएं पौधे लगा देती हैं और चली जाती हैं, फिर वो नहीं देखती हैं, बिल्कुल और वो पौधे वहीं खत्म हो जाते हैं। हाँ। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या बिल्कुल है? सही बात। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक बात आपसे जी, जरूर बिल्कुल, बताना बिल्कुल। चाहूँगा कि आप सोचिए, जिस समय हमारे समाज का निर्माण हो रहा था, जिस समय मनुष्य जन्म ले रहा था, जी उस समय माताओं के सामने बच्चों को कभी जानवर खींच के ले जाता होगा, बाढ़ आती होगी, है ना, बाढ़ में बह जाते होंगे, जिंदा नहीं रहते होंगे, फिर भी माँ ने बच्चों को जन्म देना बंद नहीं किया। उसकी वजह से आज हम लोग इतने सारे लोग। बिल्कुल। यदि किसी डर के कारण जी अगर वो बच्चों को जन्म देना बंद कर देती, तो क्या इतने सारी संख्या में हम लोग आज 8 अरब लोग होते? सही। क्षमा करें, ये हमारे समाज में एक अवधारणा बन गई है कि पौधे जो लगाए जाते हैं वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। जी ऐसा नहीं है, पौधे लगते हैं और सुरक्षित भी होते हैं। आप लोगों ने मरे हुए पौधे उतने नहीं देखे होंगे जितने जिंदा पौधे, पेड़ बने हुए देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका प्रश्न भी जायज है, क्योंकि कई बार कई संगठनों ने, सरकारों ने, इवन हम लोगों ने भी ऐसे पौधे लगाए हैं जो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कदम संस्था जो पौधे लगाती है वो ऐसी जगह पे लगाती है जहाँ बाउंड्री वॉल होता है, माली होता है, पानी होता है, अच्छा। उसकी देख रेख होती है। ऐसी जगह ही हम लोग रोज ठीक 10 बजे, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि ठीक 10 बजे, यानी सेकंड्स में काउंट डाउन करते हैं हम लोग। अच्छा ओके। जब हमारे 10 सेकंड्स बजते हैं 10 बजने को, तो हम लोग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 लगाएं पौधा, इस तरह से बात करते हैं। तो हमारे पौधे इसी जगह लगाए जाते हैं और वो सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वो इंस्टीट्यूशन लेता है जिस इंस्टीट्यूशन में हम पौधारोपण करते हैं। जी जी जी। तो जन्मदिन पर पौधा रोपने का हमारा ये एक विशेष अभियान है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति अपना जन्मदिन पौधारोपण के साथ मनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और बहुत मुझे लगता है कि अभियान और दिन दूना भले। ये बताइए कि आपने अभी बताया कि ठीक 10 बजे ही हम काउंटडाउन करके फिर हम पौधा लगाते हैं, तो क्या वजह है, 10 ही क्यों? हाँ, 10 बजे का ये प्रश्न भी बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आखिर ये 10 बजे का समय ही कैसे आपने जी जी जी। तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं। सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट समझने, ये जब हम बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि हम जन्मोत्सव पर पौधारोपण प्लांट फॉर पीस के तहत करने जा रहे हैं, तो कोई एक समय तो चुन नहीं था हमें। तो सबसे पहले हमने अपनी सुविधा के हिसाब से देखा कि हम किस समय बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, नहा धो के, नाश्ता करके, और किस समय हम खाली हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे समय में। तो हमने कहा ये समय हमारे लिए अप्रोप्रिएट है 10 बजे का, और 10 बजे हमने वो पौधा लगाना शुरू कर दिया। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जिस दिन हमने 17 जुलाई 2004 को सुबह 10 बजे पहला पौधा लगाया था, आज भी हमारे 7000 दिन पूरे होने के लिए सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं। आज भी हम लोग ठीक 10 बजे पौधा लगाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने 20 सालों से चीज़ आपकी 20 सालों से मेंटेन है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि नो जेंडर ओनली ह्यूमन भी आपके अभियानों में से एक है, तो क्या है ये? एक्चुअली यही सबसे बड़ा विषय है जी। कदम संस्था का, ओके, है ना जी। इस समाज का जो विभाजन हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन सबसे ज्यादा जो चर्चा, बाकी विभाजन तो और जो भी हुए वो चर्चा की योग्य नहीं है। सबसे ज्यादा अपमानजनक विभाजन जो हुआ है मनुष्य का, वो है स्त्री और पुरुष के। बिल्कुल। और इसकी वजह से जितनी तरक्की अभी तक हम लोगों को कर लेनी थी, बिल्कुल, दरअसल में क्या इसका कोई मापदंड हमारे पास नहीं होता है कि हम कितनी तरक्की नहीं कर पाए। आपको हमेशा ये बताया जाता है कि आपने कितनी तरक्की कर ली है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये स्त्री और पुरुष के विभाजन की वजह से हम इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाए, है ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पिछड़ गए। और ये पूरी दुनिया पिछड़ गई। आप व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं कि मैं और आप या ये भारत देश, ऐसा नहीं है, कि पूरी दुनिया इस विभाजन की वजह से बहुत अधिक पिछड़ चुकी है।
जी। क्या हुआ, हमने अपने अपने आधे आधे हिस्से को काम ही करने का मौका नहीं दिया, हाँ है बिल्कुल। ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हमारे दो पैर हैं, जी। इसको आप समझ लें कि एक स्त्री का पैर, एक पुरुष का जी। पैर है, और इन दोनों पैरों से आपको एक दूरी तय करनी है, और वो दूरी तय करने के लिए आपको, अगर दोनों पैर से जाएंगे तो आपको एक वक्त लगने वाला है, और आपने ये ठान लिया कि आप एक पैर से उस दूरी को पूरा करेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक पैर से दूरी को तय करने बहुत में मुश्किल। ज्यादा वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा वक्त लगने के साथ साथ अपने आप पैर को थका भी लेंगे, हाँ जी। क्योंकि आपको एक पैर पे चलना होगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना घटती है जी। कि आप अपने उस एक पैर पे चलते हैं और दूसरे पैर का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, जी उसको आप अपाहिज बना रहे हैं, बिल्कुल, उसमें वो शक्ति ही वो शक्ति नहीं रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि आप 2000-3000 साल से आपने एक पैर का उपयोग नहीं किया है, जी। और आज आप ये कहते हैं, और उसके बाद भी, और आपने नहीं किया मतलब पुरुष ने नहीं किया, ये बहुत स्पष्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष ने नहीं किया, और उसके बाद आज पुरुष आपसे ये बोलता है कि मेरे साथ तुम दौड़ो, और जब वो दौड़ नहीं पाती है तो आप बोलते तुमसे तो दौड़ते नहीं बनता, अपाहिज तुमने किया, और उसके बाद भी दोषारोपण। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हमारे दिमाग में आई, लेकिन हमने देखा कि इसके पीछे तो बड़े बड़े आंदोलन हो चुके, फिर सफल क्यों नहीं हुए। हजारों साल से महिलाएं भी लड़ रही, पुरुष भी उनको समर्थन दे रहा है, इस विषय पे समर्थन दे रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करें, फिर क्या वजह है कि सफल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। और दिनों दिन ये गैप बढ़ता जा रहा है लगातार। आपको लगता जरूर है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बढ़ रहा है, और अभी तक वो स्थितियां नहीं आ पाई। तब हमने सोचा, मुझसे एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने पूछा था, तब मैंने उससे कहा था कि देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं पुरुष हूँ, और पुरुष हूँ इस वजह से अपनी बात पूरी वही रखूंगा जो मैंने जीवन में जी हुई है। आप महिला हैं और महिला के हिसाब से अपनी बात पूरी रखेंगी मेरे सामने, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक और अच्छी बात है, और वो ये है कि हम अगर महिला और पुरुष होकर ना सोचें, हाँ। और यदि मनुष्य होकर सोचें तो कैसा रहेगा। बहुत बहुत सही बात है। आप सोचिए कि अगर आप मनुष्य होकर किसी भी प्रॉब्लम को सोचेंगे तो ये जेंडर वाला मामला तो छोड़िए, सारे मामले सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक मनुष्य के रूप में ही हमको इसको सोचना पड़ेगा। एक मनुष्य होकर हम जेंडर वाइज नहीं रह सकते, क्योंकि यही मेल फीमेल जेंडर थोड़ी है, जेंडर तो और भी सारे हैं। आपने तो थर्ड जेंडर को भी अपनी दुनिया में नहीं शामिल होने दिया। आप बताइए ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। तो ये इस सब चीज़ों के लिए हमारा जो अभियान है, नो जेंडर ओनली ह्यूमन, हम सिर्फ मनुष्य होने पर विश्वास करते हैं, और जैसे ही आप मनुष्य होने पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आप जाति से, धर्म से, पंथ से, दुनिया भर की सारी ये जो विभाजन है, इनसे बिल्कुल अलग है। तो ये विभाजन सबसे ज़्यादा अपमानजनक है, घृणित है, और इसने हमारे विकास को रोका है। हमारे बच्चों को जो आज मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। इसको हमको समझना पड़ेगा, और सिर्फ मनुष्य होकर समझना पड़ेगा। अगर आप स्त्री होकर समझेंगे या पुरुष होकर समझेंगे तो फिर ये द्वंद्व चलता रहेगा, और ये रिवेंज एटीट्यूड हमेशा आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप राइटर हैं तो आपकी सोच ऐसी होनी ही है। ये बताइए कि एक और आपका हमने स्लोगन देखा है कि आओ शहर को नींद से ढक दें, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल में क्या, ये कोरोना के बाद का हमारे को लगा कि कोरोना के बाद हमारे शहर को खासकर जी ऑक्सीजन, देखिए नीम एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि 22 घंटे नीम ऑक्सीजन देता है। हालांकि पीपल 24 घंटे देता है, बरगद 24 घंटे देता है, लेकिन पीपल और बरगद लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीपल बहुत सी जगह गिरता है, बरगद और भी बड़ी जगह गिरता है। पीपल की जड़ें तो आपके बहुत नुकसान भी पहुंचाती है, ऐसे फैलती जाती है। तो नीम हमको ऐसा लगा कि नीम हमारे शहर के लिए, और हमने इसलिए इसको लिखा आओ शहर को नीम से ढकें। हर एक शहर में, हमारे बाहर भी प्रोग्राम हमारे संस्था का काम चलता है, तो ये आओ शहर को नीम से ढक दें, यानी हम शहर में इतना नीम के पौधे लगा दें, इतने नीम के पौधे लगा दें कि 22 घंटे हमको जो ऑक्सीजन हमारे को है वो मिलती रहे। और इसके तहत हमने 1 लाख नीम के वृक्ष इस शहर में लगाने का संकल्प लिया है। अच्छा। और वो भी विकसित पौधे लगाते हैं, विकसित पेड़ होते हैं हमारे 5 से 6 फीट के। और अभी हमने लगभग 30,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं, और आने वाले 2 वर्षों में हम 60-70 हजार। और इस बार तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को कि इसमें हमें इस बार आर्मी, जबलपुर शहर में आर्मी हमको सहयोग कर रही है। पूरे आर्मी इस बार हमसे 25,000-20,000 पौधे ले रही है नीम के, और वो लगा रहे हैं, और पूरे के पूरे सुरक्षित रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही सुंदर। ये बताइए कि एक और हमने आपके स्लोगन पढ़ा है कि गोल्डन ट्री गार्ड,
हाँ ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है, हम रोज पौधा लगाते रहे तो 1000वां पौधा था हमारा, जब जब जिस दिन 1000वां जी था जी। तो उस समय हमने सोचा था। देखिए हाँ, हम कुछ जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा सोच था कि जन्मदिन पौधा रोक कर मनाएं, ये बात पूरी दुनिया में कैसे जाए। हमारे साधन सीमित थे, हाँ। हम लोगों को बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते थे। जी। तो हमने कहा अगर एक पौधे की रक्षा, एक पौधे को रक्षा का जो कवच है, जो ट्री गार्ड है, वो यदि गोल्ड का बन जाए अच्छा। तो पूरी दुनिया पूछेगी आपसे आकर। हाँ। ये जबलपुर शहर में गोल्डन ट्री गार्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। गोल्ड का बना हुआ, 100% प्योर गोल्ड का बना हुआ, 500 ग्राम का गोल्ड का ट्री गार्ड बनाया हमने। और वो गोल्ड का ट्री गार्ड बच्चों ने अपना वो जो गुल्लक होता है ना, गुल्लक, वो तोड़ के उसमें से पैसे दिए हैं बच्चों ने। अच्छा। और सब लोगों ने, किसी ने 1 ग्राम, किसी ने कोई, कुछ महिलाओं ने तो किसी ने झुमके दे दिए कि नहीं ले जाइए आप और इसका बनाइए, क्योंकि आप लगातार ये काम कर रहे जी। हैं। और उसमें मैं आज वो नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये 17 जुलाई 2004 से शुरू किया, विश्वनाथ दुबे जी के जन्मदिन से। तो वो विश्वनाथ दुबे जी बहुत बड़े व्यक्ति रहे और बिल्कुल। हमारे शहर के महापौर। जी। तो वो बोले, जब जाते थे हम लोग मांगने, तो बोले यार मैं इतना बड़ा भिखारी हूँ कि मैं गोल्ड मांगने आया हूँ। ऐसे हमने वो गोल्डन ट्री गार्ड रेलवे स्टेशन पे लगाया। क्योंकि तो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सुरक्षा, पूरी की सुरक्षा होती है। और वो एक बड़ी चीज जो है उसका पूरा रखा हुआ, कैमरे वगैरह रखे हैं मुझे। जी जी। तो अभी तो वो जो स्टेशन है वो फिर से बन रहा है थोड़ा सा, तो उसको जी। निकाल के रख दिया गया है। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था और भी जगहों पे काम कर रही है जबलपुर के अलावा, तो ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में आपकी संस्था काम कर रही है। तो किन किन जगहों पे? हाँ, हमारा बाहर है, जैसे सिकंदराबाद में है, Okay. लखनऊ में है, प्रयागराज जी, में है। जी। ये हमारे बाहर 13 शहर है जी। जहाँ पर लगातार वो हमारा साप्ताहिक पौधारोपण होता है। लेकिन बाहर जी। जैसे गाडरवारा से शुरू हुआ हमारा। गाडरवारा में 17-18 साल हो गए हम लोगों का साप्ताहिक पौधारोपण। जी। अच्छा, और ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर लीड कर रही हैं। Okay. तो वो लोग वहाँ पर करती हैं। जी। और वहाँ पर वीकली प्लांटेशन होता है। अच्छा। सप्ताह में एक पौधा लगता है, रविवार के दिन लगता है, लेकिन लगता ठीक 10 बजे। अच्छा, वहाँ भी 10 फिक्स टाइम रहता जी। है। और सप्ताह भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी। सप्ताह भर के जिनके जन्मदिन होते हैं तो खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारे हाँ, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। और सारे बच्चे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और सब जन्मदिन अपना पौधा रोप। दरअसल में एक विचार है अभी, एक विचार है। और आप लोग सब लोग, आप सोचिए ना, 8 अरब लोग हैं हम लोग, है ना। हमारे जबलपुर शहर की पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 लाख लोग हैं। अगर इतने लोग अपना जन्मदिन पौधा रोप के मनाने लगे बिल्कुल तो कितना शानदार हो जाए ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण के लिए पर्यावरण बहुत के अच्छा लिए भी है। बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि आपने पूरा जीवन अपना समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और ऐसे कई कार्य किए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ऐसे कार्य करने के लिए। हमने ये भी सुना है कि आपने विवाह भी एक कैंसर पीड़िता के साथ किया है, तो वो क्या कहानी थी, हमें बताइए। हाँ, वो है तो थोड़ा सा, बहुत बड़ी बात तो नहीं करी नहीं, मैंने, सर लेकिन बताइए। एक है जी। कि मैं आपसे स्पष्ट बताऊं, मैं विवाह करना नहीं चाहता था। मैं अपने आप को विवाह का इतना योग्य भी नहीं मानता था, क्योंकि ये सब काम करता रहता था। जी। मुझे लगता था ये बड़ी जिम्मेदारी, और ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी शादी तय कर दी मेरी बड़ी बहन ने, और मैं गया देखने के लिए। तो मैंने उनको मना किया जाके कि भाई आपकी बिटिया बहुत अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ हैं। तो मैं कहा, और मैं शादी नहीं करूँगा। और मैंने घर में आके बता दिया मैं शादी नहीं करूँगा। घर वाले बड़े चिंतित हो गए कि शादी नहीं करोगे। उम्र भी हो गई थी मेरी काफ़ी। तो कुछ दिनों बाद पता चला मुझे कि उस लड़की को, वो हमारे समाज की थी, ओके। और मैंने पहली बार उनसे मिला था। तो मुझे पता चला कि हमारे उसको कैंसर है। जी। फिर मैंने अपने घर में कहा कि अब तो मैं शादी, और मेरा उसके पीछे बड़ा स्पष्ट सोच था कि ये लड़की 23-24 साल की है। इसको अपने उम्र में अपने पिता का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने प्रेमी का, इन सब लोगों का प्रेम मिला होगा, है ना। लेकिन एक पति का प्रेम बिल्कुल अलग होता है। ये मेरा बड़ा स्पष्ट सोचता है कि इनकी ज़िंदगी कितने भी दिन की हो, मैं चाहता हूँ वो कमी इनको पूरी। वो, हाँ, मेरे ऐसा जी, मनसा बिल्कुल, थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ किसी पति, क्योंकि पति का प्रेम बिल्कुल अलग किस्म का होता है। उसमें सारी चीज़ें, शंकाएँ, ये वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो फिर मैंने उनसे विवाह किया। लेकिन आप दर्शकों को मैं बार अपना प्रश्न कर लिया इसलिए बता रहा हूँ। आप आज और थर्ड उसका तीसरे स्टेज का कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर। ओके। और अपोलो में ले जाके हमने ऑपरेशन वगैरह कराया।
आज वो पूरी तरह से स्वस्थ अरे हैं। वाह, देखिए आपकी बहुत आपने अच्छी जो है। एक अच्छा काम करना हाँ, चाहा, मतलब भगवान ने ये भी आपका साथ दिया है। 28 साल 26 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लेखक हैं, काफ़ी मैंने थोड़ा आपकी बहुत लिख कर। रचनाएं पढ़ी हैं, बहुत ही गहराई है उनमें और बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं हैं आपकी। तो ये आपकी एक पुस्तक भी छपी है, दायित्व बोध यात्रा, तो इसके बारे में बताइए कि कब पब्लिश हाँ, हुई? वो 1999 में मैंने लिखी थी जी। दायित्व यात्रा, और इसमें पूरा मैंने नशे के खिलाफ और अच्छा। शराब, ये जो हमारा कलारी आंदोलन है वो जी। उससे संदर्भ में इसमें काफ़ी कुछ लिखा था। जी। कि नशे में मैंने ये लिखा, इसमें विशेष कर ये लिखा कि नशे दो तरह के होते हैं। एक तो नशा होता है शराब का, सिगरेट का, ये स्थूल नशा होता है, जी। चरस का, गांजा का, जो दिखाई देता है। लेकिन एक सूक्ष्म नशा भी होता है, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, क्या बात है ना। जी। तो ये सूक्ष्म नशा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। ये नुकसान तो जो स्थूल नशा है ये व्यक्ति को पहुंचाएगा, बहुत हद तक परिवार को पहुंचाता है, लेकिन सूक्ष्म नशा पूरे समाज और समाज देश को नुकसान पहुंचाता है। क्या बात ये बड़ा नशा है, इसके खिलाफ भी काम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। ज़्यादातर किस विधा में लिखना पसंद करते हैं आप? कुछ कविताएं और गज़लें लिखी हैं मैंने, ओके। और मुझे लगता है कि वो मेरा अपना भोगा हुआ यथार्थ है। मैं जो देखता हूँ समाज में, जी। उसको मैं लिखता हूँ। तो कोई कविता हमें सुनाइए या गज़ल जो आपके दिल के बहुत करीब हो। चलिए एक मैं सुना देता हूँ, जी। जो मुझे लगता है शायद दर्शकों को और आपको पसंद आए। जी बिल्कुल। मैंने लिखा है क्या करें, ये इसका टाइटल है, क्या करें। क्या करें सपने जला दें, क्या करें सपने जला दें, जिस्म को शमशान बना लें। बहुत खूब। क्या करें अंधे बहरे गूंगे हो जाएं, जागे नहीं सोते रह जाएं, चलती फिरती लाश बने और सत्ता से तन को नचवा लें। बहुत बढ़िया। क्या करें सपने। सपने जला दें, जिस्म को शमशान बना लें। जी। सदियां बीती कहते कहते, जी। सदियां बीती कहते कहते, सदियां बीती लिखते लिखते, कहना लिखना छोड़ें अब क्या, ओंठ सिलें और हाथ कटा लें। गजब, बहुत बढ़िया। क्या करें सपने जला दें, जिस्म को शमशान बना लें। बहुत बढ़िया। भूखे प्यासे बच्चे देखो, कचरा बीने जूठन खाएं। वाह। भूखे भूखे प्यासे बच्चे देखो, कचरा बीने जूठन खाएं, पेट पीठ सब एक हो गए, किसको अपना दर्द सुनाएं। सजी मिठाई की दुकानें देखें बिना आंख मूंद लें। जी। क्या करें सपने जला दें, बिल्कुल। जिस्म को शमशान बना दें। हाँ हमने जन्मे थे इंसान, हाँ हमने जन्मे थे इंसान, हाँ हमने तुमको भी जन्मा, अब क्या बच्चे ना जन्मे हम नपुंसक बने कोख फुड़वा लें। क्या करें सपने जला दें, जिस्म को शमशान बना लें। बहुत खूब। सबका सूरज कब उगा है, सबका, सब कहते हैं ना सबका सुबह आ जाएगी, सबका सूरज कब उगा है, सबका जीवन कब उजारा, महज दिलासा है दुनियावी, रात अंधेरी दिन अंधियारा। बहुत बढ़िया। सबका सूरज कब उगा है, सबका जीवन कब उजारा, महज दिलासा है दुनियावी, रात अंधेरी दिन अंधियारा, जीना मरना सब बेमानी, जीना मरना सब बेमानी, सांसें भी गिरवी रखवा दें। क्या करें सपने जला दें, जिस्म को शमशान बनाने। वाह, बहुत गहराई आपकी पंक्तियों में, बहुत ही शानदार लिखा है आपने। तो अब हमें ये बताइए कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज, और वो है अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यकीन करिए। स्वतंत्र होना पहली शर्त है, उसके बाद आप सब चीज़ें समझने लगेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे योगेश घनौरे जी से, जो कि समाज सेवक भी हैं और बहुत उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार भी हैं। जैसे कि हमने अभी उनकी कविता पढ़ी, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना रही है उनकी। तो वो किस तरह काम करते हैं, उनकी संस्था किस तरह काम करती है, आपने जाना सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जन्मदिवस पर एक पौधा ज़रूर रोपण करेंगे। और आप चाहें तो और जानकारी के लिए कदम संस्था से संपर्क साध सकते हैं। तो इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।